नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज अपने इस वार्ता के अंक में बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ हूँ। हालाँकि मुझे ख़ास मेहमान तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमारे बचपन के बहुत सारी यादों का सिलसिला साथ-साथ चलता रहा है। 40 साल से ज़्यादा हमारा रिश्ता रहा है और जो बचपन की दोस्ती होती है, बड़ी निस्वार्थ, बड़ी निश्छल होती है। 86-87 से आज 2025 तक हम लोग का जो ये रिश्ता है, मुझे लगा एक मंच मुझे अपने इस आत्मीयता, इस मित्रता को सम्मानित करने का ये अवसर है इस पॉडकास्ट के ज़रिए। और ये अवसर है अपने उन पुराने और संग बिताए गए साथ को याद करने का जो हाई स्कूल से शुरू होकर के आज तक जारी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कुमार विनीत। कुमार विनीत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कुमार विनीत ने बहुत ही सफलतापूर्वक प्रशासनिक और सिविल सेवा में अपना योगदान प्रदेश सरकार में लंबे समय से किया है। वर्तमान में आप एमडी शुगर मिल्स फेडरेशन में हैं और इसके पहले एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश के रूप में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। आईटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में यूपी डेस्को और यूपीएलसी में भी आप एमडी रहे और लंबा अनुभव रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ ही इज़ अ मैन ऑफ वर्सेटाइल टैलेंट। मुझे याद है हमारे हाई स्कूल के ज़माने में ये हमारे स्कूल पीपल लीडर हुआ करते थे और बहुत लिखने पढ़ने में बहुत शार्प थे। मैथ्स और इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त थी। हर तरीके के को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में बड़ी महारत हासिल थी और उसके बाद इन्होंने केएनआईटी सुल्तानपुर से बीटेक किया। बीटेक करने के बाद किंग्स कॉलेज लंदन से इन्होंने मास्टर्स ऑफ आर्ट्स किया ग्लोबल साउथ एशिया एंड ग्लोबल सिक्योरिटी के सब्जेक्ट पर और किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर्स करने के बाद सिविल सर्विसेज में बड़े कामयाबी के साथ बहुत ही उल्लेखनीय महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज मेरे आग्रह करने पर, निवेदन करने पर उन्होंने समय निकाला। हम बहुत आभारी हैं कि वो हमारे इस पॉडकास्ट में आए। हम उनसे जानेंगे सिविल सेवा के उनके कार्यक्षेत्र के बारे में, उनके निजी जीवन के बारे में और जो उनकी वर्सेटाइल फील्ड रही। क्योंकि आपको मैं बता दूं वो टेबल टेनिस से भी जुड़े हुए हैं और उनके बहुत सारे ऐसे अद्भुत गुण हैं जो आज हम धीरे-धीरे उनको परत दर परत देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। बहुत-बहुत स्वागत विनीत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी जी। आपने वाकई एक पुराने समय की याद दिला दी। आप और हम क्लास 7th से एक दूसरे के साथ पढ़ भी रहे हैं, परिचित भी हैं और न सिर्फ आपने तो हमारी भी बहुत सारी बातों को से अवगत कराया। डॉक्टर त्रिपाठी अपने आप में एक बहुत ही उज्जवल कवि रहे हैं और कविताओं का अच्छा शौक रहा है, बोलने के अच्छे माहिर और डिबेट्स में हम लोग ने कई जगह साथ में पार्टिसिपेट भी किया है स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पे। कॉलेज स्कूल के जो आपने कुछ संस्मरण बता रहे थे तो उसी समय मैं उस यादों में खो भी गया था कि स्टेला मैरिज कॉन्वेंट स्कूल सुल्तानपुर जैसे एक छोटे से ज़िले से, एक छोटे से स्कूल से उठकर हम लोग आज इस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर कदाचित हम और आप एक साथ बैठ के एक ऐसे पॉडकास्ट को कर रहे हैं। वैद्स आईसीएस से भी मेरा एक पुराना नाता रहा है। जब तैयारी कर रहा था तो उस समय मैंने वैद्स आईसीएस में भी एंथ्रोपोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी की थी। ऑल्दो माय बैकग्राउंड वाज इंजीनियरिंग, लेकिन फिर एंथ्रोपोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तैयारी किया था। और बिल्कुल अभी हम लोग की वार्ता होगी, चर्चा होगी। तो टेबल टेनिस में आपने बताया तो एज ऑफ नाउ आई एम आल्सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस एसोसिएशन यूपी। तो वो शौक भी अभी भी बरकरार है और निश्चित रूप से इंजीनियरिंग के बाद फिर प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज उत्तर प्रदेश में 2000 में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। विभिन्न ज़िलों में एसएसडीएम और एडीएम काम किया और तत्पश्चात आईएएस अवार्ड हुआ 2015 बैच और तब से अनवरत रूप से कुछ ना कुछ कार्य करने की इच्छा रखता हूँ। तो विनीत, सबसे पहला सवाल यहीं से कि आपने ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग में, बीटेक किया, उसके बाद सिविल सर्विसेज की ओर कैसे रुझान हुआ? मास्टर्स इंजीनियरिंग में करने का या एमटेक करने के बाद
अपने किसी टेक्निकल फील्ड में जाने का आपने क्यों नहीं सोचा और क्यों आप सिविल सर्विसेज में आने का मन बनाए? डॉक्टर साहब, ये कदाचित ये पहला प्रश्न पिछले जो 3 बार मैंने भी सिविल सर्विसेज बोर्ड को जो फेस किया, सिविल सर्विसेज के जो इंटरव्यूज में होता था, कदाचित पहला प्रश्न यही होता था कि साहब आप तो बीटेक हो, प्रोफेशनल हो, सो जाहिर सी बात। व्हाई इनटू सिविल सर्विस, थैंक यू, व्हाई इनटू सिविल सर्विसेज। तो पहला, आई वुड लाइक टू से आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस दैट हैज़ बीन एडेड टू इट, कि पहली बात तो ये है कि ये सर्विसेज निश्चित रूप से एक चैलेंज थ्रो करती हैं। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट अबाउट समथिंग जिसको हम लोग स्वांता सुखाय भी कह सकते हैं, सेल्फ एग्रेंडिसमेंट का एक जो लेवल है वो इसी सर्विसेज से आपको मिलेगा। अब 25 साल की 26 साल की अपनी नौकरी के पश्चात जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, वहाँ पर देखने के बाद पलट के देखते हैं तो लगता है कि हाँ यार, शायद मैंने अपने जीवन में कुछ लोगों का भला किया होगा, और ईश्वर की असीम कृपा रही है कि इस लेवल पे पहुंचने के पश्चात हम कुछ कर पाए। बिल्कुल। तो वो समाज के प्रति जो वापस आपने अपना योगदान दिया, समाज ने भी आपको इस लायक बनाया, उसके बाद आपने समाज को अपना योगदान दिया, वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है। एंड इफ आई से इंजीनियरिंग के बाद तो नथिंग गोज वेस्ट इन एजुकेशन। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। Even engineering teaches you so much that it helps you in your day to day activities। मेरे अपने प्रोफेशनल लाइफ में छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे इंजीनियरिंग हमारे समय में एक टफ तरीका ये होता था, छोटे से कॉलेजेस होते उस समय, टोटल 9 स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, 2 IITs थे पूरे यूपी में। तो एडमिशन भी डिफिकल्ट था, उसके बाद पढ़ाई भी आसान नहीं थी। लेकिन उस इंजीनियरिंग ने हमें सिखाया कि किसी भी सिचुएशन और किसी भी परिस्थिति को फेस करना, और उस परिस्थिति से आप किस प्रकार से फॉलो थ्रू कर सकते हैं, जिसको आप कहते हैं हर्बर्ट साइमन का फेमस अप्रोच है, आर्ट ऑफ मडलिंग थ्रू। सो विद ए सैटिस्फाइंग अप्रोच, डिसीजन मेकिंग, तो क्विक डिसीजन मेकिंग, कहीं ना कहीं वो हमें प्रोफेशनल कोर्सेज के पूरे प्रोसेस से भी हमको इनेबल करता है। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग हमारी वेस्ट गई, इंजीनियरिंग के नॉलेज बेस ने निश्चित रूप से इसमें भी हमें काफ़ी हेल्प किया। तो विनीत, जैसे आपने जब सिविल सर्विसेज का रुख किया या उसके बारे में सोचा, तो मैं भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट रहा हूँ, और आपने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल रखा और एंथ्रोपोलॉजी रखा। उस समय 2-2 ऑप्शनल हुआ करते थे मेन एग्जामिनेशन में, और तब प्रीलिम्स में भी एक ऑप्शनल होता था। तो आपने कोई ख़ास वजह थी इन 2 सब्जेक्ट्स को रखने की, या इसमें इंटरेस्ट आया पढ़ने पर, या आपको लगा कि नहीं, ये सो कॉल्ड जो एक बात होती है कि ज़्यादा स्कोरिंग है या सक्सेसफुल सब्जेक्ट्स हैं उस समय के हिसाब से? वेरी वेरी वेल पिच्ड दिस क्वेश्चन। एक्चुअली उस समय जैसे कि आपने कहा कि 2 सब्जेक्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, तो पहला सब्जेक्ट तो चूंकि मैंने इंजीनियरिंग किया था इलेक्ट्रिकल, तो मैं सोचा था इलेक्ट्रिकल रखूँगा। और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद फिर आई ट्राइड एंड गॉट सेलेक्टेड ऑल्सो इन फ्यू ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन, बट देन ये सोचा कि नहीं, हम उसमें नहीं करते हैं, लेट अस गो फॉर सिविल सर्विसेज फुल थ्रॉटल। ठीक बात है। तो सेकंड सब्जेक्ट की तलाश, तो उस समय आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वेट्स ICS, ये इस पर्टिकुलरली एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट में काफ़ी नाम भी था। नदीम साहब, डॉक्टर नदीम, जी, डॉक्टर नदीम अख्तर साहब अपने आप में सुनामधन्य टीचर्स भी रहे हैं, बुक राइटर्स भी रहे हैं, एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू स्टडी अंडर देम, नो डाउट। तो सही बात है। उन्हीं का नाम सुन के फिर मैं लखनऊ आया, अपना बेस बनाया कि ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट लेट मी हैव एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी के इस प्रोसेस में जब आपके इस कॉलेज, आपके इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा, तो फिर लगा कि यार ये तो बड़ा आसान सा, बड़ा अच्छा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग का सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन की तरफ थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट हुआ, तो उसकी कुछ किताबें देखी तो समझ में आया कि नहीं, ये किया भी जा सकता है। एंड देन मे बी एज यू से, मे बी आई वॉज एन इंजीनियर बाई मिस्टेक, आई कुड से दैट, क्योंकि हम लोग के समय में तो भाई आप अच्छे हो पढ़ने में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट काफ़ी एंटाइसिंग लगा, समझ में भी आया, और फिर
वैद्य आईसीएस से भी सपोर्ट मिला। बिल्कुल ठीक बात। उस समय मिस्टर रवि रंजन साहब थे, वो पढ़ाते थे। एक सपोर्ट, राजीव रंजन साहब। राजीव रंजन साहब। So that gave the entire environment through which I could easily be handholded. बिल्कुल ठीक बात। And फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, मज़ा भी आया, अच्छे स्कोर्स भी किए। Somehow destiny was not in towards सिविल सर्विसेज, फिर वो प्रमोशन से सिविल सर्विसेज में। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपने, मुझे याद है उस समय 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग एक नया राज्य बना, और तब तक यूपी सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी होते थे उनकी ट्रेनिंग वहाँ एटीआई नैनीताल में होती थी। जी जी जी। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नैनीताल। और शायद अगर मेरी जानकारी सही है, आप लोग का बैच आखिरी बैच था जो नैनीताल में ट्रेनिंग के लिए गया बिल्कुल था। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही। हाँ। एंड वी फील प्राउड एंड हैप्पी कि नैनीताल की एटीआई एकेडमी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी थी, उसमें उत्तर प्रदेश के जो अधिकारीगण थे, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज या पीसीएस जिसको हम कहते हैं, हम लोग आखिरी बैच थे। 2000 बैच यूपी पीसीएस और 2000 बैच यूपी आईएएस का प्रोफेशनल, ये आखिरी बैच था जो कि यूपी से वहाँ पर ट्रेनिंग में भी गया। और इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत ही खूबसूरत स्थान पर है नैनीताल में, लोकेशन वाइज भी। और उसके पश्चात फिर हमें उत्तराखंड में कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। बिल्कुल, मैं अभी उस पर आने वाला था कि उत्तराखंड में भी आपने काम किया। जी जी। तो सिविल सेवा दो राज्यों में, दो राज्यों में सर्व करने का मौका मिला आपको। बिल्कुल। तो चंपावत जनपद से मेरी नौकरी की शुरुआत हुई और तत्पश्चात जनपद नैनीताल में कुछ समय कार्य किया। लगभग 2.5 साल हम लोगों का कार्यकाल वहाँ पर रहा। उत्तराखंड राज्य में। उस समय वहाँ पर ऑफिसर्स की कमी थी, नया नया राज्य बना था, जाहिर सी बात है। तो यूपी के ऑफिसर्स को वहाँ डेपुटेशन पे भेजा। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। तो अब जब आप उत्तर प्रदेश आए और उत्तर प्रदेश में आपने इतने लंबे समय से काम किया, आपको व्यक्तिगत रूप में क्या लगता है कि सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण कौन सा दायित्व मिला, जिसमें आपको लगा कि हाँ, ये काम करने पर संतोष भी हुआ और इसमें कई समस्याएं, चुनौतियां भी आई, जिस पर आपने बखूबी बेहतरी से काम किया? डॉक्टर त्रिपाठी जी, देखिए, जो हमारी सर्विसेज, इसको हम लोग रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। नाम भले ही राजस्व लगे कि इट इज कि केवल राजस्व प्रशासन ही करते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ राजस्व का तात्पर्य होता है लैंड मैनेजमेंट। सो ऑल दी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, जो कि पीसीएस जिनको कहते हैं, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से रूप में शुरू करते हैं या डिप्टी कलेक्टर के रूप में शुरू करते हैं, तो हमारा काम बेसिकली पहला इंटरेक्शन होता है ज़मीन से रिलेटेड। ठीक बात। तो ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जिसमें, चूँकि देखिए हम और आप शहरी कल्चर के सॉर्ट ऑफ कहा जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से कदाचित हम तो गांव से अभी भी जुड़े हैं। हम लोग की तो पैतृक मूल स्थान जो है भी गांव में ही है। हाँ, मूल स्थान अवश्य गांव में होगा, और आप जाते भी होंगे गांव में, खेती भी कराते होंगे, करते नहीं, सही, बिल्कुल ठीक है। नहीं, खेती कराने में और करने में बहुत फर्क है। बिल्कुल। हाँ, जो एक शब्द होता था ना, आप लोग बड़े फेमस, हम लोग कहते हैं खेत और मेड़ की लड़ाई। हाँ, ये वहाँ रहने पर ही पता चलता है। ये वहाँ रहने में समझ में। बिल्कुल ठीक है। तो उस छोटे से इंस्टेंसेस पे, छोटे इंस्टेंसेस पे जहाँ आपका कंट्रीब्यूशन हेल्प करे लैंड मैनेजमेंट में, लैंड हेल्पिंग में, तो वो एक अच्छा अनुभव रहा है। फिर लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी मेजर इश्यूज को टैकल किया, और ऐसे इंसिडेंट्स जो कि फ्लेयर अप हो सकते थे कदाचित बहुत लंबे, मेरठ में या इधर भी, तो उनको टैकल करना वो अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था, और शायद समाज का एक रिफ्लेक्शन भी सामने आया कि ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। और इन सभी ने जो एक्सपीरियंस हमें फील्ड से मिला, राइट फ्रॉम चंपावत नैनीताल से लेकर गोरखपुर, बलिया से लेकर प्रतापगढ़ होते हुए मेरठ, अलीगढ़ और आगरा और नोएडा तक, तो एक आप समझ लें कि ईस्ट टू वेस्ट अगर हम उत्तर प्रदेश, ब्रॉडर लैंडस्केप में काम करने का अनुभव मिला। बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद जब लैंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ को और बेहतर करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अटैच हुआ एज स्टाफ ऑफिसर टू चेयरमैन, तो आईटी इनिशिएटिव्स को भी काफ़ी किया गया। तो जो इस समय आप देखते हैं खसरा, खतौनी, हाँ, खतौनी तो काफ़ी समय से ऑनलाइन थी, फिर खसरे को भी ऑनलाइन किया गया। अब तो मेरे ख्याल में सारे लैंड रिकॉर्ड्स, उससे क्या होता है कि लैंड रिकॉर्ड्स का जो पोटेंशियल डाटा सोर्स होता है, वो जितना प्यूरिफाई होगा,
जी उतनी अच्छी प्लानिंग होगी। जी। यू कैन एस्टिमेट कि किस एरिया में क्या लगा है, क्या लगने वाला है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट एट व्हाट टाइम, गिवन टाइम ऑफ द ईयर। बिल्कुल ठीक बात। तो उससे आपकी प्लानिंग प्रोसेस और आपका बजट एलोकेशन प्रोसेस सब कुछ डिपेंड करता है। तो उस प्रोसेस में भी इन्वॉल्व रहा तो काफ़ी एक अच्छा अवसर, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था इसलिए वो अवसर मिला। और फिर मंडी परिषद में भी एज एडिशनल डायरेक्टर काम किया। तो यूपी की इंडस्ट्रीज़ के जो मंडी के जो किसानों के साथ अटैचमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी उसको भी डाइवर्सिफाई करना, वर्ल्ड बैंक के साथ प्रोजेक्ट्स करने के साथ काफ़ी अच्छा अवसर। बिल्कुल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिविल सर्विसेज जनरलिस्ट सर्विसेज हैं, क्योंकि आप इसमें खुद ही लैंड मैनेजमेंट से लेकर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फिर आप खुद भी एमडी रहे यूपी डेस्को में, आप इलेक्शन कमीशन में रहे, आप मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी रहे, लॉ एंड ऑर्डर तो बतौर मजिस्ट्रेट का काम आपने किया ही है। तो इतनी सारी जो डाइवर्सिटी होती है, ये मेरे ख्याल में किसी और सर्विसेज में इतना सारा कार्य विविधता का क्षेत्र शायद नहीं मिलता है जो सिविल सर्विसेज में मिलता है। आपको क्या लगता है कि आजकल जो ये टेक्निकल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, तो क्या हमें अब सिविल सर्विसेज में स्पेशलिस्ट अप्रोच की ओर जाना चाहिए या जनरलिस्ट अप्रोच जो चल रहा है यही ठीक है? जो जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट का एक इशू है, इसमें आपकी क्या राय है? ओके, डॉक्टर साहब आपकी बात को मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड डेवलप करूँगा। जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज जो अगेन आई से द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज टू गेट थिंग्स डन, नॉट टू डू द थिंग्स। करेक्ट। तो गेटिंग थिंग्स डन ऑलवेज एक्वायर्स सम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, कोई ना कोई निर्णय की क्षमता के प्रक्रिया और वो आपके अंदर वो कैलिबर होना चाहिए कि भले ही सिचुएशन आपकी समझ में नहीं आए लेकिन आपने उस सिचुएशन से ग्रैस्प कर लिया कि वास्तव में निर्णय क्या होना चाहिए। तो ये एक जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की सबसे बड़ी व्हाट शुड आई से कैरेक्टरिस्टिक होती है। लेकिन लोक प्रशासन का एक नियम और भी है, जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स होता है उसके बाद उसको इंटीग्रेट करने का प्रोसेस शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। और जब वो इंटीग्रेशन ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर आप डाइवर्सिफाई करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं, डिसकंसंट्रेट करते हैं, और ये प्रोसेस चलता आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज चलती आती है। तो अभी भी जो आपने कहा ना कि स्पेशलिस्ट वेदर जर्नलिस्ट शुड बी व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस बिटवीन जर्नलिस्ट और ए स्पेशलिस्ट, तो एक थॉट प्रोसेस अभी भी मिशन कर्मयोगी का आया है। हाँ, आया है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आपने कहा स्पेशलाइजेशन, मिशन कर्मयोगी वास्तव में वही उस डायरेक्शन का एक कदम है कि आप एक जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमने आपको एक जर्नलिस्ट ऑफिसर के रूप में रिक्रूट किया। ओवर द इयर्स बाय वर्च्यू ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज बेस आपको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, उस एक्सपीरियंस, अपने टेस्ट और उस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप अपने नॉलेज बेस और अपने स्पेशलाइजेशन के एरियाज को और बेहतर करें। कैसे बेहतर कर सकते तो हैं? अब धीरे धीरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में वो कहने लगे हैं कि आप अपने निश एरिया बताइए, 2, 3, 4, 5, हाँ, बिल्कुल ठीक एंड बात। देन योर कैरियर डेवलप्स इनटू दैट निश एरिया। सो दैट इज द थॉट प्रोसेस ऑलरेडी गोइंग ऑन। अब मूल प्रश्न की बात करें कि क्या हमें जर्नलिस्ट ही रखने चाहिए या स्पेशलिस्ट भी बुलाने चाहिए, तो देखिए कुछ ना कुछ नीतिगत विषय, एज ए ऑफिसर नीतिगत विषय पर मैं उतना खुल के कदाचित नहीं कह पाऊंगा। और मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स सेट थिंग्स राइट एंड मैनेजर्स गेट थिंग्स डन। तो आपने जो ये बात कही बिल्कुल सही है। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट ही होता है, जो कि उसको इतनी वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल, डिप्टी कलेक्टर से लेकर के जब वो आगे बढ़ता है तो जो सर्विस एक्सपीरियंस होता है उसको, तो अपने मैटर का वो स्पेशलिस्ट हो जाता है। बिल्कुल, बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस हम कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट तो हैं। हाँ, आप एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों के एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं। अब हम बात करते हैं आपके खेल के रुझान के बारे में। टेबल टेनिस से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, और क्या अभी भी टेबल टेनिस आप खेलते हैं, या अपना खाली वक्त आप किस खेल में ज़्यादा बिताते हैं? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप कैसे अपने आप को खाली वक्त में जो भी मिलता है कैसे एंटरटेन करते हैं? मैं तो जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट्स जाने। वही मैं कहते, खैर बात आपने सही कही डॉक्टर साहब।
खाली वक्त में तो देखिए, पहली बात तो वक्त कोई खाली नहीं होता। हाँ, हर वक्त का कोई ना कोई एक यूटिलाइजेशन बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा जो पहला शौक था वो है किताबें पढ़ने का, अभी भी बहुत है। हुँ, तो किसी भी तरह का जियोपॉलिटिक्स मेरा एक काफ़ी मेजर फोरे रहा है। हुँ। इसीलिए जब गवर्नमेंट से अपॉर्चुनिटी मिली तो साउथ एशिया ग्लोबल सिक्योरिटी, और उसमें भी जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वो अफपाक पे है, इंडिया अफगानिस्तान अरे पाकिस्तान। क्या बात है! ये तो आजकल बड़ा हॉट टॉपिक हाँ है। जी, बस कह नहीं सकते। हाँ, तो एक तो मेरा पढ़ाई का रुझान अभी भी है। हुँ। माउथ ऑर्गन मैं अभी भी बजाता हूँ, कभी आपको हाँ, कहोगा आपको बिल्कुल गाना सुनाएँगे। तो और माउथ ऑर्गन लाए हैं आप? नहीं, नहीं आज नहीं तो हमारे व्यूअर्स को आज एक बहुत अच्छे ट्रेन्ड माउथ ऑर्गन हुँ। म्यूजिशियन से भी मुलाकात हो जाती। और उसके अतिरिक्त लिखने का भी शौक धीरे-धीरे डेवलप कर रहा हूँ। एक शायद जल्दी ही एक किताब के साथ भी आपके सामने आऊँगा, हुँ, अपने एक्सपीरियंस को लेके। हुँ, टेबल टेनिस के साथ मेरा एक पुराना लगाव और जुड़ाव रहा है। अगर आपको याद हो तो हम लोग जब सुल्तानपुर में थे तो वहाँ पर स्टेडियम है, पंत स्टेडियम, पंत स्टेडियम। पंत साहब के नाम पे पंत स्टेडियम था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पर डॉक्टर अमीर अली जैदी साहब एक स्पोर्ट्स अफसर आए थे, तो उनसे रुझान हुआ पहली बार टेबल टेनिस का। हुँ, और फिर वो रुझान बढ़ता ही चला गया। हुँ, और कुछ साल खेला, फिर क्योंकि हम लोगों के ज़माने में पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब वाला कंसेप्ट था, हाँ, तो फिर वो खेल थोड़ा सा बैक सीट हाँ, ले लिया। बैक सीट पर आ गए। लेकिन फिर जब सर्विसेज में आए तो फिर टेबल टेनिस के कुछ ऑफिसर्स थे जो एसोसिएशन के थे, उन्होंने अप्रोच किया कि साहब यू प्ले, सो व्हाई डोंट यू अटैच योरसेल्फ अगेन। हाँ, वेरी ट्रू। तो वो अच्छा लगा। फिर एक नोएडा में मैं एडीएम था, तो एक एशिया लेवल का एक टूर्नामेंट वहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, हुँ, तो उसको मैंने भी अपने योगदान दिया थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज कराने में। हुँ, दैट हाउ आई केम इनटू द डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन। सुल्तानपुर का मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, हुँ, और यूपी टेबल टेनिस एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हुँ, खेलता अभी भी हूँ जब भी समय मिलता है। हुँ, कभी बिलियर्ड्स की टेबल पे पहुँच जाता हूँ, कभी टेबल टेनिस की टेबल पे पहुँच जाता हूँ। हुँ, टीटी का शौक अभी भी है, हाँ, अच्छा लगता है, और काफ़ी एंजॉय भी करते हैं। हाँ, और वो आपको याद होगा सौरभ शुक्ला साहब हैं जो बड़े फेमस एक्टर भी हैं। हाँ, 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 तो एक बार टीटी खेला, एक बार वो भी चले आए, तो हाँ, हाँ, उन्होंने हाँ, हमको देखा, हमने उनको देखा, हमने कहा साहब खेलेंगे? कह रहे साहब मेरा तो शौक है। हाँ, तो उनके साथ भी थोड़ी देर नॉक हुआ, तो मतलब वो शौक बरकरार है, बहुत खेलना अच्छी भी बात है। है हाँ, और पढ़ना भी है, म्यूजिक भी है, और चल रहा बहुत बढ़िया। तो आप जो हैं सिविल सर्विसेज में आज की तारीख में जो एग्जामिनेशन पैटर्न चल रहा है, क्या आप उससे वाकिफ हैं? कुछ हद तक वाकिफ़ हूँ। और इफ़ यू वांट माय ओपिनियन ऑन दैट, देन आई वुड से कि मैं ये चाहता हूँ कि आज की सिलेबस के लिए जो बच्चे हैं, जो हार्डशिप्स वो फेस करते हैं, एज़ अ सीनियर सिविल सर्वेंट आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे? क्योंकि आप क्वालिफ़ाइड हैं, आप सेलेक्टेड हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल रहा, एंथ्रोपोलॉजी रहा, आपने इंजीनियरिंग से आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ तमाम सब्जेक्ट्स देखे। तो आज की तारीख में जो हमारे युवा तैयारी कर रहे हैं, एक वरिष्ठ नौकरशाह होने के नाते उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपनी तैयारी में किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए? जी। डॉक्टर साहब देखिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन अभी भी वही है, और बिल्कुल वो ठीक है बात है। कंसिस्टेंसी। हुँ, सेकेंडली, जिस भी सब्जेक्ट से हम और आप ग्रेजुएशन करते हैं, हुँ, वो बहुत ऑनेस्टली करना चाहिए। हुँ, हुँ, उसके हर एक नूक एंड कॉर्नर, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में अच्छी तरह विधिवत जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इशू होता है, जब भी हम और आप सोचते हैं कि बच्चे हैं जो इसको देख रहे होंगे, हुँ, तैयारी करना चाहते हैं, तो वो है एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में और एक डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करना। बिल्कुल ठीक ये बात। कहना है साहब मैं तो 20 घंटे पढ़ता हूँ, 20 घंटे कोई नहीं कोई पढ़ सकता। मतलब नहीं है, सही बात है। नहीं पढ़ लेक्चर सकता आप। लेक्चर भी ऑलरेडी। जो आप इतने लेक्चर्स देते हो, आपके लेक्चर का पीरियड क्या होता है? फिक्स्ड है, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स। हुँ, दैट मीन्स आपका दिमाग, हमारा दिमाग 45 टू 50 मिनट से ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट नहीं करेगा। कंसंट्रेट नहीं कर सकता। ठीक बात है। तो एक तो कंसिस्टेंसी इन रीडिंग होनी चाहिए। हुँ, और आपके और हमारे समय का एक जो सबसे बड़ा चैलेंज था हुँ, कि हमको स्टडी मटेरियल कहाँ से मिले, हुँ, वो चैलेंज वो आज नहीं रह गया नहीं है। रह गया है। हुँ, आज की डेट में चैलेंज ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ना देखें। हाँ, आज चैलेंज दूसरा है कि दूसरा बल्कि है इट इज़ ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। हुँ,
तो डिफाइन करना एक स्पेसिफिक, एंड सेकेंडली यू कैन नॉट बी मास्टर ऑफ ऑल, यू हैव टू बी स्पेसिफिकली गुड इन सम टॉपिक्स, बी अवेयर ऑफ अदर टॉपिक्स। सबके लिए अगर आप ही अगर पोडियम पे प्रथम आएंगे तो आप ताली किसके लिए बजाएंगे? बिल्कुल ठीक बात तो आपको ताली बजाना भी आना चाहिए, ठीक है, दीज आर द सब्जेक्ट्स इन विच समवन एल्स इज बेटर, बट आई एम अवेयर ऑफ इट। और सिविल सर्विसेज में आप अभी भी जानते हैं कि 65 to 70% इज ऑलवेज ए गुड स्कोरिंग कंसेप्ट थ्रू विच यू कैन सेल थ्रू। तो वो एक कंसिस्टेंसी, व्हाट नॉट टू रीड, एंड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट डेली न्यूज़पेपर। उस पे तो मैं कहता हूँ कि उससे बढ़िया अवेयरनेस शायद कोई और चीज़ आपको मतलब क्या क्या पढ़ना है से ज्यादा जरूरी ये भी जानना है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा समय इस पे लगाना चाहिए सिलेक्शन ऑफ माई सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स एंड मटेरियल्स। बिल्कुल ठीक। इट शुड बी अगेन द हर्बर्ट साइमन अप्रोच, गुड इनफ। If once it is decided this is the good enough, this is the best that is there in my sphere of competence, उसको लेके पकड़ लें। और दो चीज़, कंसिस्टेंसी कि सुबह इतने बजे उठना, इतने बजे पढ़ना, ये हमें पढ़ना, पढ़ने का समय और तरीका सबका अलग होता है बिल्कुल, लेकिन एक तरीका सबका ज़रूर होना चाहिए। रात में सोते समय 10 से 15 मिनट जरूर लगाना चाहिए उन सारे टॉपिक्स पे जो दिन भर आपने पढ़ा। हाँ, उसको एक बार गो थ्रू रिवाइज करें, क्विक रिकैप करना चाहिए। यस, और सुबह उठ के अगर आपने दोबारा उन्हीं चीज़ों को फिर 15 मिनट में रिवाइज कर लिया, तो जो एक कंसेप्ट है, थ्योरीज भी हैं, बहुत सारे स्टडीज भी हैं कि आपकी मेमोरी रिटेंशन इज ओनली 18%। करेक्ट। तो अगर आपने दिन भर पढ़ा और शाम को अगर आपने रिवाइज नहीं किया और दूसरे दिन आपने दोबारा उसको हिट नहीं किया, तो आपकी रिटेंशन 18% आ जाएगी। फिर आपको लगेगा अरे यार मैं इतना पढ़ता हूँ, याद ही नहीं रहता। अगर आपने रिवाइज कर लिया वो रिटेंशन ऑटोमेटिकली 60-70% हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपने देखा हमारे बीच हमारे बहुत ही काबिल दोस्त, बहुत मकबूल शख्सियत उत्तर प्रदेश की, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री कुमार विनीत से आपने बातचीत सुनी। अब मैं चाहता हूं कि जाते जाते वो कुछ वर्ड ऑफ मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स के लिए कह के जाएं, ताकि एक सीनियर सिविल सर्वेंट से उनको गाइडेंस मिले, उनको मेंटरशिप मिले कि वो कैसे अपने भविष्य को देखें। आप सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए शायद कोई दूसरा क्षेत्र है जहां आप बेहतर कर सकते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रत्युष, अभी मैं कल ही 2 लाइनें, चूंकि आप तो कवि हो तो वही मैं मोबाइल उठाया था, उसको याद नहीं आ रहा था मुझे। क्या बात है। इतना ना खुद को बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। क्या बात है। चांद लाकर कोई नहीं देगा, खुद अपनी रोशनी से जगमगाया कर। वाह वाह। तो शायद ये 4 लाइन्स अपने आप में पूरा सार है। कि निगेटिव्स, पॉजिटिव्स, हर्डल्स आएंगे ही आएंगे, घबराना क्यों, बिल्कुल फेस करना। 2 लाख 4 लाख लोग एग्जाम्स देते हैं, पास तो केवल 1000, 1500, 2000 ही होंगे। दैट डजंट मीन कि बाकी लाख 1.5 लाख बेकार है। और आपको मैं अपने एक्सपीरियंस 25 साल के और अपने कन्विक्शन से बहुत स्ट्रांगली कह सकता हूँ कि सिविल सर्विसेज की पूरी तैयारी का जो प्रक्रिया है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत अनुभव है। बहुत वेरी एनरिचिंग, वेरी एनलाइटनिंग प्रोसेस। वेरी एनरिचिंग एंड जर्नी इन इटसेल्फ इज वेरी, जर्नी इटसेल्फ इज वेरी, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ anyway. throughout. बिल्कुल throughout. बिल्कुल। आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, ईश्वर करे, नहीं बनेंगे किसी और फील्ड में जाएंगे, लेकिन ये जर्नी, ये प्रोसेस ये आपको हमेशा मदद करेगा। हमेशा मदद। बिल्कुल। तो इसी के साथ देखते रहिए हमारे पॉडकास्ट वार्ता का ये एपिसोड। जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।